आगे में वक्तव्य देने हेतु इस सत्र के अध्यक्ष और श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय कालड़ी के सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर पी रवि जी को आमंत्रित करता हूं। आप केंद्रीय हिंदी निदेशालय तथा राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन के पुरस्कार से सम्मानित हैं। आपकी प्रकाशित पुस्तकों में कविता का वर्तमान, उत्तर औपनिवेशिक विमर्श और हिंदी कविता आदि हैं। वर्तमान में आप जन विकल्प पत्रिका के संपादक हैं। आशा करते हैं कि आपके वक्तव्य से हम लाभान्वित होंगे। आपका विषय है कविता का लोकतांत्रिक पाठ। आदरणीय गुरुवर अरविंदाक्ष जी, वरिष्ठ आलोचक भूषण जी, शशि मुद्राज जी, विशाल विक्रम सिंह जी, भरत प्रसाद जी, सबका नाम मुझे मालूम नहीं, विश्वासी अक्का जी और मंच पर उपस्थित बैठे हुए आशीष त्रिपाठी जी और शांति जी और अन्य मेहमानों, सबको मेरा प्रणाम। और संगोष्ठी की संयोजिका सिंधु जी और विभाग अध्यक्षा सिंधु जी और विभाग की अन्य अध्यापिकाओं के प्रति भी धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगा। लोकतंत्र के मूल में नैतिकता है, ऐसा सभी विद्वानों ने कहा है। ठीक है, तब हम कहाँ तक नैतिक हो सकते हैं, बन सकते हैं, यही सबसे बड़ा सवाल है। गांधी ने किसी भी शासन व्यवस्था का पक्ष नहीं लिया था, लेकिन सत्ता और पूंजी दोनों के भीतर उनके अनुसार हिंसा छिपी हुई है। इसलिए शासन व्यवस्था और पूंजी इन दोनों से ये अलग रहना चाहते हैं। और जो विकास यानी ग्राम के केंद्रित विकास का सपना देखते थे और वे कहते थे यानी ग्राम के लोग अपने लिए क्या क्या चाहिए उसी के अनुसार अपना आयोजन नियोजन करेंगे, उसमें किसी सत्ता की आवश्यकता नहीं है। फिर भी उन्होंने कहा है कि यानी कम हिंसा और यानी उपलब्ध शासन व्यवस्थाओं में सबसे कम अमानवीय या क्रूरता या हिंसा कम लोकतंत्र व्यवस्था में है, इसलिए लोकतंत्र के पक्ष में रहना पड़ता हूँ, इस पर गांधी ने कहा था। और लेकिन हम कहाँ तक नैतिक रह सकते हैं, यह सबसे बड़ी समस्या है। यानी एक और सत्तापोषित डर और लालच हमें समझौते के घेरे में बंद कर देते हैं। फिर हम कैसे नैतिक बातें कर सकते हैं या उस घेरे से हम कहाँ तक बाहर निकल सकते हैं, यही सबसे बड़ी समस्या है लोकतंत्र और नैतिक बात करने के लिए। पहले ही धूमिल ने कहा था, उनकी पंक्तियाँ पढ़ूँगा। वे सब के सब तिजोरियों के दुभाषिए हैं, उसमें वकील है, वैज्ञानिक है, अध्यापक है, कवि है, लेखक है, दार्शनिक है, यानी कि कानून की भाषा बोलता हुआ अपराधियों का संयुक्त परिवार है, यही धूमिल कहते हैं। यानी हम सब उस झुंड में, अपराधियों के झुंड में, यह झुंड का सदस्य है। और हमारा जो लोकतंत्र यानी राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही हम धर्मनिरपेक्ष समाजवादी लोकतंत्र की कल्पना करते थे और गांधी उसमें नैतिक शब्द को भी जोड़ना चाहते थे, लेकिन जोड़ नहीं पाए। संवैधानिक तौर पर समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के आधार पर हमारी व्यवस्था स्थापित हुई, यानी मिश्रित आर्थिक व्यवस्था उसकी बुनियाद है। यानी मिक्सड इकोनॉमी, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म यानी साम्यवाद और पूंजीवाद से अच्छे अच्छे तत्वों को मिलाकर मिश्रित इकोनॉमी यानी मिक्सड इकोनॉमी यानी हमारी जो व्यवस्था है उसका
उसकी कल्पना की गई है। गांधी ने उसी के लिए ट्रस्टीशिप वगैरह को सामने रखा था, लेकिन उनकी बातें सुनने के लिए कोई तैयार नहीं थे। आज यानी रूस के विघटन के साथ समाजवाद शब्द हमारे लोकतंत्र से गायब हो गए और 90 के दशक के आरंभ में धर्मनिरपेक्षता शब्द भी गायब हो गए और उसी के साथ उदार शब्द उसकी जगह आ गई। यानी अब जो लोकतंत्र है उसे हम उदार लोकतंत्र कर सकते हैं। ये लोकतंत्र किसके प्रति उदार है, यह भी ध्यान देने योग्य है। यानी आम जन के प्रति उदार नहीं है, पूंजी या सत्ता या ऐसे वैसे लोगों के प्रति हमारा लोकतंत्र उदार है। एक सबसे यानी किसी ने पढ़ा होगा परछाई नाच उपन्यास प्रेमवत का, उसमें दो पात्र हैं, एक नुकीले दांत वाला और एक बौना। यानी आज का लोकतंत्र उन दोनों के कब्जे में है। यानी बहुराष्ट्रीय पूंजी का प्रतीक है बौना और नुकीला दांत वाला उसमें सत्ता या शासन का प्रतीक है। इन दोनों मिलकर आम जनता की का पीछा करते रहते हैं और उन्हें कैसे बर्बाद कर सकते हैं, इसी की कोशिश में दोनों आगे बढ़ते हैं। यही परछाई नाच का संक्षिप्त सार है। और उसमें आरंभ में वो बंधक मजदूर यानी उसी के साथ उपन्यास शुरू होता है। यहाँ उपन्यास की बात नहीं कहना चाहूँगा, यानी सत्ता किसके प्रति उदार है उसकी ओर संकेत करते हुए उमाशंकर चौधरी लिखते हैं कि देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है कहते वक्त जनता सचेत होती है। उनकी पंक्तियां हैं, क्योंकि ये सब जानते हैं कि जिनके पास कम हो गई है पैसों के अथाह सागर में से एक दो बूंदें, उनका घर प्रधानमंत्री इन्हीं चवन्नी अठन्नी से ही तो भरेंगे। यानी चवन्नी अठन्नी आम जनता के पास से एकत्रित या उनके जेब में से हाथ डालकर सरकार या सत्ता खींच लेते हैं। उन चवन्नी अठन्नी से पूंजीपति या करोड़पति के घर भरेंगे ऐसा कहते हैं। यहाँ लोकतंत्रीय विमर्श भ्रष्टाचार के सागे अन्य मुद्दों को भी अपनी परिधि में समेटता है। यानी शोषण, छल, कपट, उपेक्षा सबको। अलावा इसके सत्ता पोषित डर एवं लालच के कारण समझौता करते क्रूर एवं अमानवीयता से आगे मोड़ते लोगों की आलोचना भी करते हैं। भारतीय लोकतंत्र की कल्पना मिश्रित अर्थव्यवस्था के आधार पर की गई थी। मिश्रित अर्थव्यवस्था पर उस समय में ही सवाल उठाते थे। शायद ब्रह्मराक्षस कविता में अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना 2 बार आते हैं वो पंक्ति। शायद मिक्सड इकोनॉमी में मुक्तिबोध विश्वास नहीं करते थे, इसलिए इस प्रकार शायद कहा होगा या और किसी अर्थ में, पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगा अब पढ़ते वक्त। और उसके बाद वो कहते हैं कब रखा आसान, यानी उसकी तुष्टि करना, अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना, यानी एब्सोल्यूट परफेक्टनेस, अतिरेकवादी पूर्णता। क्या मुक्तिबोध ने इस मिश्रित अर्थव्यवस्था को ही अतिरेकवादी पूर्णता नहीं कहा है? मुक्तिबोध बार बार कहते थे मेरा देश कब स्वस्थ, सुंदर और शोषण मुक्त होगा। ये सवाल उन्हें हमेशा सताते भी रहते थे। और
बीच में छोड़ देता हूँ। यानी ने भारतभूषण अग्रवाल ने सबने ऐसा उल्लेख किया है, लोकतंत्र की आलोचना की है। और सर्वेश्वर का उल्लेख आशीष जी ने किया है। उसमें बेड़िया यानी तीन कविताएं हैं बेड़िया के नाम पर। उसमें एक बात है कि लोग सजग नहीं, जनता सजग नहीं तो लोकतंत्र तानाशाह में बदल जाएगा या लोकतांत्रिक शासक ही तानाशाही बन जाएगा। इसलिए हमेशा जनता को सतर्क रहना चाहिए, ये सर्वेश्वर कहते हैं। और उसके समान शाही यानी इस जनतंत्र में क्या करूँ, इस प्रकार प्रार्थना गुरु कबीरदास के लिए कविता में भी कहते हैं। और सर्वेश्वर की सबसे प्रचलित पंक्ति है कि लोकतंत्र को जूते की तरह लाठी में लटकाए भागे जा रहे हैं सभी सीना फुलाए। और हाल ही में शायद रविभूषण जी ने ही छपा होगा प्रभात पर के वो दीपावली अंक में राज्यवर्धन, वो प्रतिष्ठित कवि तो नहीं, शायद एक ही संकलन आ गया है, उनकी एक छोटी कविता है, शीर्षक है लोकतंत्र। उनकी पंक्तियाँ इस प्रकार, उसकी पंक्तियाँ इस प्रकार है। उस लंगड़े घोड़े को चाबुक मारने से क्या फ़ायदा जिसकी चारों टांगें घुड़सवार ने ही तोड़ दी है। अगला स्टैंड से इस प्रकार है। घुड़सवार का मकसद तो सिर्फ घोड़े पर सवार होना था, दरअसल उसे कहीं जाना नहीं। यही हमारा जो शासक है आजकल जनतंत्र के नाम पर, यही या इसकी छाया इसमें मिलते हैं। लोकतंत्र दुर्बल होते समय जनता दुर्बल एवं असहाय हो जाती है और सत्ता प्रबल एवं खूंखार होती है। इसलिए उमाशंकर कहते हैं, सरकार लेती है निर्णय और हम काम जाते हैं, सरकार का मुस्कुराता चेहरा हमें डराता है। शायद समकालीन कवियों में सबसे अधिक लोकतंत्र की आलोचना करने वालों में पंकज चतुर्वेदी आगे हैं। उनका एक काव्य संग्रह है काजू की रोटी। उसमें एक कविता है सत्ता की आपत्ति, कविता का शीर्षक वही है। वो कहते हैं, सत्ता की आपत्ति यह नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं, बल्कि यह है कि आप कह क्यों रहे हैं। यहाँ बोलना मना है, चुप्पी साध कर जीना चाहिए। यानी जो जनहित को की रक्षा करना सत्ता का दायित्व है, इसलिए अन्य लोगों को जनहित के बारे में या किसी पर बोलने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कई लोगों की हत्या भी की गई है। उसमें एक कविता है, मैं एक जज था। वो जज का नाम भूल गया, फिर भी यानी जज की गलती यही थी, यानी हत्यारे के बाबत फैसला देने को उन्होंने इनकार किया। यानी बहुत अखबारों में या मीडिया में बहुत कुछ चर्चा हुई थी उसकी को लेकर। और काजू की रोटी कविता बताती है कि रोटी बनाने के लिए आटा की ज़रूरत है। जिस प्रकार राजा के लिए जनता, रोटी में आटा और देश में जनता प्रधान होने पर भी उन्हें हाशिए में रखा जाता है और कहते हैं काजू की रोटी मोदी की सरकार या विजयन की सरकार। इस प्रकार यानी और कहीं भी जनता नहीं आती है। फिर भी इतिहास को मानते कवि फूलपुर कोसता हम शीर्षक कविता लिखते हैं। फूलपुर में ही जवाहरलाल नेहरू लोकसभा
में चुने जाते थे, उसी फूलपुर को कोसता हूँ। कविता। अब सारे मिथक टूट चुके, जानता हूँ चुनाव लोकतंत्र का ऐसा उत्सव है जिससे और चमकते हैं आतताई जनपदों में और उड़ती है धूल। फिर भी मैं फूलपुर को कोसता हूँ अपने गणराज्य में, जो किसी असफल स्वप्नदर्शी को चुने, सफल अपराधी को नहीं। यानी अंत में आकर वे स्पष्ट कहते हैं जो किसी असफल स्वप्नदर्शी को चुने लेकिन सफल अपराधी को नहीं। फिर ग्रामीण किसान और ग्रामीणों जनता के बारे में बहुत कुछ लिखा है। एकांश श्रीवास्तव लिखते हैं, महान सभ्यता की बड़ी कथा में बहुत छोटी है हमारी जगह, इतनी कि पाँव सिकोड़ कर भी बैठना मुश्किल, बहुत छोटे हम लोग बड़े लोगों के संसार में। वे स्पष्ट कहते हैं पुनर्वास असंभव है और विकास को वे विनाश कहते हैं, और आगे कहते हैं यह मनुष्यता और सत्ता के उन्माद की लड़ाई है। बहुजन की उपेक्षा करके दूसरे का पोषण करने में जनहित नहीं है, उसमें कोट है, ऐब है। साम्राज्यवाद ने जिस तरह उपनिवेशों को कुचला, उसी प्रकार देश का एक हिस्सा दूसरे को कुचल देता है। इससे असंतुष्ट कवि कहते हैं, बंद करो राजतंत्र और विकास तंत्र के अत्याचार, कि विश्व में बुझे हैं हमारे भी तीर, अपमानित है मनुष्यता सम्मानित मनुष्यों के संसार में। आदिवासी, दलित, स्त्री, प्रकृति आदि लोकतंत्र में केंद्र में नहीं आ सके, ये शोषण और अत्याचार के शिकार हैं। इसलिए निर्मला पुतुल चुटका सोरेन से नामक शीर्षक कविता में पूछती हैं कि आप हर साल 26 जनवरी को दिल्ली में आदिवासी का प्रतिनिधित्व करते हुए जुलूस में भाग लेते हैं। फिर पूछती है, क्या गणतंत्र का वो पक्षी कभी आपकी दीवार में आ बैठा है? यही आदिवासी कविता का एक मुख्य सवाल है। अन्य जो लोग जसिंदा करकटे आदि भी इस तरह के सवाल करते रहते हैं और अपनी आदिवासियत की रक्षा पर बल भी देते हैं। अंत में मैं 3 पंक्तियाँ जसिंदा करकटे की कविता सपने की 2-3 पंक्तियाँ सुनाकर समाप्त करूँगा। समय 1:10 हो गए। कविता की पंक्तियाँ हैं। एक ऐसी दुनिया के सपने देखती हूँ जहाँ किसी तरह की सीमा न हो, पर हर आदमी जाने कि उसकी सीमा क्या है। यानी एक ऐसी दुनिया के सपने देखती हूँ जहाँ किसी तरह की सीमा न हो, पर हर आदमी जाने कि उसकी सीमा क्या है। हम आपको गांधी को भी देख सकते हैं। किसी तरह की सीमा न हो और हर आदमी उसकी सीमा क्या है इससे जानकारी ले। गांधी ने भी इस तरह का मत प्रकट किया है। यहाँ मैं समाप्त करता हूँ, समय अभाव बहुत अधिक है, इसलिए कार्डल्स का सहारा लिया। एक बार और सबको धन्यवाद। नमस्ते। आगे मैं डॉक्टर विश्वासी एकत जी को अपने चंद शब्दों के लिए मंच में आमंत्रित करता हूँ। राष्ट्रीय संगोष्ठी के इस अवसर पर मंच सभी सम्मानीय साथी, इस सभागार में उपस्थित परम सम्मानीय विद्वत साथी, प्राध्यापक साथी, छात्र छात्राओं, आप सभी को मेरा जोहार, सादर अभिवादन। आज मैं यहाँ उपस्थित होकर बहुत अभिभूत हूँ। कुछ साथियों को सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से जानती थी और आज बिल्कुल प्रत्यक्ष देख पा रही हूँ। और केरल आने का सपना मेरा बहुत पहले से था, मन होता था कि मैं जाऊँ
और ये संगोष्ठी एक माध्यम बना। और मैडम, तो मैं आज के दिन के लिए, इस संगोष्ठी के लिए, मैडम के लिए बेहद शुक्रगुजार हूँ। मैडम ने मुझे बुलाया था इस सेमिनार के लिए, तो मैंने अपनी असमर्थता जाहिर की थी। मुझे बाहर जाना था दरअसल, और मैं 15-20 दिनों के लिए बाहर गई भी थी, यूरोप से होकर लौटी। तो मुझे लगा कि शायद मैं नहीं जा पाऊँगी, तो मैंने मना किया था कि मैडम मैं नहीं आ पाऊँगी, मेरा नाम मत दीजिए। लेकिन मैडम ने बातों के दौरान कहा कि ये मेरा संगोष्ठी शायद आखिरी है, इसके बाद पता नहीं, तो सेवानिवृत्त हो जाऊंगी तो नहीं करा पाऊंगी। तो मेरे मन में आया कि मैंने खुद से वादा किया कि जैसे भी हो मुझे जाना है। मैडम से मैंने वादा नहीं किया, खुद से किया। और मैंने उस वादा को पूरा किया और मैं यहाँ पर आई, मैं खुश हूँ। लेकिन एक तकलीफ़ की बात मेरे लिए ये हो गई कि 6 तारीख को मुझे वापस जाना था। मैंने रिजर्वेशन कराया था 6 तारीख का, लेकिन फिर जो मेरी आशंका थी वो सच साबित हो गई। मुझे बुलावा आ गया बीच में ही। 5 तारीख को मुझे अनिवार्य कार्य से उपस्थित होना है रायपुर, तो मुझे कल ही निकलना पड़ेगा। तो बहुत मुझे तकलीफ़ हो रही कि मैं सिर्फ आज ही यहाँ हूँ। और मैं अपनी ओर से मैडम के लिए, हमारे छोटा नागपुर का, झारखंड का और छत्तीसगढ़ का एक गमछा है, मैं उनको भेंट देना चाहूँगी। प्रदीप सर जी। मैडम अब मैं इस सत्र के कृतज्ञता ज्ञापन के लिए सेंट पीटर्स कॉलेज कॉलेंचेरी के हिंदी विभाग के भूतपूर्व छात्रा कुमारी नंदिनी टी को आमंत्रित करता हूँ। सबको नमस्कार। आज मेरा कर्तव्य इस सत्र में उपस्थित आप सभी को कृतज्ञता अर्पित करना है। सबसे पहले मैं महाराजास कॉलेज एर्नाकुलम हिंदी विभाग की शोधार्थी कुमारी ऐश्वर्या अनिल कुमार को धन्यवाद अदा करती हूँ, जिन्होंने स्वागत भाषण प्रस्तुत किया। अब मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के आचार्य प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी जी को धन्यवाद अदा करती हूँ, जिन्होंने अपने श्रेष्ठ वक्तव्य से हमें लाभान्वित किया। साथ ही में श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय कालड़ी के हिंदी विभाग के सेवानिवृत्त आचार्य डॉक्टर पी रवि जी को धन्यवाद अदा करती हूँ, जिन्होंने अपने वाणी से हमें अनुग्रहित किया। और श्री शंकराचार्य विश्वविद्यालय के विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर शांति नायर जी को आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही साथ डॉक्टर विश्वासी एका जी को भी धन्यवाद अदा करती हूँ। और सभा में मौजूद आप सभी को धन्यवाद अदा करते हुए समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।